हेलो बच्चों, बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम एंड एंड एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, इनमें आप सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि एनएससीजेएस में जरूर क्वेश्चन आपसे पूछता है, अच्छे क्वेश्चन भी पूछता है। जब इसका पार्ट 2 आता है एनजेएसओ स्टेज 2, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो ये, और आप लोग उतना ध्यान से पढ़ते भी नहीं हो, ऐसे चैप्टर को आप लोग छोड़ भी देते हो। तो इस चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन भी है जो कि हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्रक्स है तो ऑब्वियस सी बात है, चैप्टर का रिव्यू मैं आपको दूंगा, है ना। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो हम आपके साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे एक टर्म यूज होती है पीएच। पीएच हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो हम डिफाइन करते हैं माइनस log बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ऐसे ही पीओएच, पीओएच हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो माइनस log बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। फिर मान लो पीके आ जाए, अब पीके अगर आ जाए तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? माइनस log बेस 10 के ए। यानी कहने का मीनिंग क्या है कि ये जो पावर है, ये जो पावर यहाँ पर आ जाएगी ना, इसे हम बोलते हैं पोटेंस या पावर। तो ये कहलाती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो जो भी ऊपर पी के ऊपर होगा वो वहां पर माइनस log के अंदर लिखा जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। फिर कुछ छोटी छोटी चीजें और है जो कि आपको ध्यान रखनी है। जो हम बात कर रहे हैं किस पे, पॉइंट नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो पी एच प्लस पीओएच की जो वैल्यू आती है वो पी के डब्ल्यू के इक्वल आती है। अब ये पी के डब्ल्यू कैसे डिफाइन होगा? तो पी के डब्ल्यू डिफाइन होता है माइनस log बेस 10 के डब्ल्यू। अब ये के डब्ल्यू क्या है बच्चों? अगेन आपके लिए एक और नई टर्म आ गई। के डब्ल्यू को हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। के डब्ल्यू इज वॉट? के डब्ल्यू हमारा कहलाता है बच्चों आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। कैसे डिफाइन किया जाता है? तो इसको डिफाइन किया जाता है, ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो इसको लेते हुए मैं चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक, इसको हम डिफाइन करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस से। ये हमारा के डब्ल्यू होता है। इसका जब नेगेटिव लोगे तो पी एच प्लस पी एच इक्वल टू पी के डब्ल्यू डिराइव हो जाएगा। अब अगर हम रूम टेम्परेचर पे बात करें किस पे बात करें? रूम टेम्परेचर पे। तो एट रूम टेम्परेचर क्या होता है कि रूम टेम्परेचर 0.1 pH ऑफ वाटर 7 आती है, pOH ऑफ वाटर भी 7 आती है। ठीक है, पी के डब्ल्यू की वैल्यू रूम टेम्परेचर पे 14 आती है। के डब्ल्यू की वैल्यू रूम टेम्परेचर पे 10 की पावर माइनस 14 आती है। ये रूम टेम्परेचर पे हमारे पास डाटा निकल के आता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा? पीएच बढ़ेगा, पीएच कम होगा, पीओएच बढ़ेगा, पीएच कम होगा। तो आपको पता है कि जो वाटर है ये डिसोसिएट होके H प्लस एंड OH माइनस देता है। ठीक है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंक्रीज होगा, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब ज्यादातर बच्चा यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है कि सर जब H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो OH माइनस की कम होगी, बट ऐसा नहीं होता। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बच्चों तो जितना H प्लस बढ़ रहा है ना उतना ही OH माइनस आयन भी बढ़ेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर के डब्ल्यू बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब H प्लस बढ़ेगा OH माइनस बढ़ेगा तो के डब्ल्यू को भी बढ़ना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर के डब्ल्यू बढ़ गया तो पी के डब्ल्यू को क्या होना पड़ेगा? डिक्रीज होना पड़ेगा। क्यों डिक्रीज होगा? ये रहा, के डब्ल्यू बढ़ रहा है, आगे माइनस साइन है तो पी के डब्ल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पीएच डिक्रीज होती है, पीओएच डिक्रीज होती है।
तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, मोर देन वन करेक्ट में एक दो स्टेटमेंट में ये डाल सकता है घुमा फिरा के कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो टेम्परेचर के साथ रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एसिड बेसिस सॉल्ट का, कि पीएच पे क्या फर्क पड़ता है, पीओएच पे क्या फर्क पड़ता है। पीएच, पीओएच एंड पीकेडब्ल्यू तीनों डिक्रीज होंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर, H प्लस, OH माइनस और केडब्ल्यू तीनों इंक्रीज होंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक है भाई, तो ये टेम्परेचर के साथ इफेक्ट, ये कुछ चीजें जो मैंने आपको यहाँ पर बताई, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें यहाँ पर कैसे कैसे कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएच अगर हमें निकालनी है तो स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर मुझे पीएच निकालनी है तो वो कैसे निकालें। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड एक एग्जांपल ले लेता हूं, 0.1 मोलर H2SO4। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, तो वो 100% आइनाइज होता है, यानी H2SO4 को हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि 100% आइनाइज होगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस बनाएगा। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना होता है, T इक्वल टू 0 पे ये अब देखो बहुत सिंपल है, हमें दिया हुआ है कि ये कितना है, ये 0.1 मोलर है, तो इससे जो H प्लस आयन मिलेगा वो 2 इंटू 0.1 मोलर मिलेगा। क्लियरली यहाँ पर ये समझ में आता है, क्योंकि इसके 1 मोल से इसके 2 मोल फॉर्म होते हैं, तो इसके 0.1 मोलर से इसका 2 इंटू 0.1 मोलर। तो देखो यहाँ से हमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई 0.2, तो पीएच हम कैसे निकालेंगे, तो पीएच निकालेंगे माइनस लोग बेस 10, 0.2 को मैं लिख सकता हूँ 2/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/10, और लोग अब हमें सोल्व करना आना चाहिए, लोग हमें सोल्व करना आ चुका है। a अपॉन बी को हम लिखते हैं, माइनस को बाहर रखो, तो log 2 माइनस log 10, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया है ना, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया माइनस का 0.7, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 0.7। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच कैलकुलेट करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हो सकते हैं, तो H2SO4 है, HCl है, HBr है, ठीक है, HI है, HNO3 है, ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 है, ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इन सब की पीएच निकालने का यही तरीका है, उसे 100% आइनाइज कर दो। सेम चीज एप्लीकेबल है किस पे, स्ट्रॉन्ग बेस पे। स्ट्रॉन्ग बेस जो भी हमारे ग्रुप 1 एंड 2 के जो हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, जैसे कि NaOH हो गया, ठीक है, KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब हमारे ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड हैं बच्चों। तो ये जो ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स है ना, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में ही काउंट किए जाते हैं। और इनके लिए हम पीएच कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। तो आप क्या करो, एक कोई सा भी एग्जांपल ले लो, लेट्स से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये मैंने वन शॉट जो कि इस सैटरडे को लिया था उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपको और डिटेल में जानना है तो वो वन शॉट जरूर देख ले, उसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चंस भी कराए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे ब्रेक होगा, Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस, ऐसे ही ब्रेक होगा। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे ब्रेक हो रहा है तो T इक्वल टू 0 पे हमें इसकी जो भी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है वो हम रख देंगे, तो T इक्वल टू T पे जो OH माइनस मिलेगा वो 2 टाइम्स मिलेगा, तो हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस यहाँ से मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, POH निकालेंगे, कैसे, माइनस लॉग ऑफ OH, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस करके, ठीक है, मोलरिटी लेट से 1 मान, हम 10 की पावर -1 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2m, यानी 2 इंटू 10⁻⁻1। अब POH आ जाएगी, तो हमें पता है कि pH प्लस POH की वैल्यू किसके इक्वल होती है, pKw के इक्वल होती है, जो कि रूम टेम्परेचर पे 14 के इक्वल होता है। तो जब POH आ जाएगी तो उसको 14 में से सब्ट्रैक्ट करके हम pH निकाल देंगे। तो इस तरह से हम स्ट्रॉन्ग बेस की POH और pH कैलकुलेट करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपको ध्यान रखना है, उनके लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, उसको आयनाइज करेंगे, आयनाइज करके H प्लस OH माइनस जो भी मिल रहा है वो निकाल के उससे pH एंड POH कैलकुलेट करने वाले हैं। इन सब की प्रैक्टिस मैंने कराई है डिटेल में क्लास के अंदर, अगर आप लोगों ने क्लासेस ली हैं। और इसके अलावा वन शॉट भी मैंने सैटरडे को लिया है, उस सैटरडे को मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, ज़्यादा तो नहीं बट कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि वन शॉट में भी हम बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, सबको कवर नहीं कर सकते।
तीसरा आता है मिक्सचर, जब हमें दे दिया जाए तो मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एसिड, जैसे कि हमें दे दिया HCl, ठीक है, HNO3 और हमें दे दिया H2SO4। तो जब हमें ऐसा दे दिया जाए 3 एसिड है तो हमें इनकी नॉर्मलिटी N1 N2 और N3 मान लेनी है। दीज आर द नॉर्मलिटीज ऑफ ऑल 3 एसिड्स, एसिड 1, एसिड 2 एंड एसिड 3। मान लेते हैं इसका वॉल्यूम V1 यूज हो रहा है, इसका वॉल्यूम V2 यूज हो रहा है, इसका वॉल्यूम V3 यूज हो रहा है। जब तीनों के वॉल्यूम हमें पता है तो जो रिजल्टेंट H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकल के आएगी ना, वो कैसे निकल के आएगी? वो निकल के आएगी, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3, और अगर 3 से भी ज़्यादा है तो वो आगे जुड़ जाएगा। और नीचे आपको याद रखना है टोटल वॉल्यूम। देखो टोटल वॉल्यूम पानी भी होगा ना तो उसका वॉल्यूम भी आपको यहाँ पर काउंट करना है। ये आप लोग गलती करते हो, आप क्या याद रखते हो, सर V1 प्लस V2 प्लस V3 कर देंगे और वो पानी भी क्वेश्चन में दे देता है, उसका वॉल्यूम आप ऐड करना भूल जाते हो। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि नीचे नीचे कैसे अपॉन में कौन सा वॉल्यूम आएगा, टोटल वॉल्यूम भी काउंट किया जाएगा। ये आने वाला है। तो ये हमारा क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एसिड, जो कि हम रिजल्टेंट H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से कैलकुलेट करने वाले हैं। अब फोर्थ आता है हमारे पास कि मिक्सचर ऑफ 2 और मोर बेस दे दिया जाए। जब मिक्सचर ऑफ 2 और मोर बेस दे दिया जाएगा तब क्या करें, अब कैसे सोल्व करें? तो मिक्सचर ऑफ 2 और मोर बेस, एग्जांपल ले लो सर, एग्जांपल बोलो तो ये लो NaOH ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो। तो कहीं से भी आप किसी भी तरह से इनकी नॉर्मलिटी फाइंड आउट कर लो, N1 N2 वॉल्यूम V1 V2। अब आप बोलोगे सर परसेंटेज वेट बाय वेट दे देता है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दे देता है, तब कैसे नॉर्मलिटी निकालें? तो जो मैंने फर्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए शेयर किया है, जिसमें मोल कंसेप्ट के मैंने क्रक्स आपके साथ शेयर किया है, उसमें मैंने परसेंटेज वेट बाय वेट से कैसे मोलरिटी निकालते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से कैसे मोलरिटी निकालते हैं, उसकी कुछ चीज़ें आपको समझाई है। एक बार मोलरिटी आ गई तो आप आसानी से नॉर्मलिटी की इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इवन PPM से भी मैंने आपको कन्वर्जन वहाँ पे सिखाया है शॉर्ट में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट में, क्यों? क्योंकि क्रक्स है, तो हमें सिर्फ निचोड़ करना है। इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी है जो कि हमें डेफिनेटली पता होनी चाहिए, जिसके आगे पीछे हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा चैप्टर लाई करता है। तो मिक्सचर ऑफ 2 और मोर बेस आ जाएगा तो हमें रिजल्टेंट OH माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है वो हम कैसे निकालेंगे? तो वो हम निकालेंगे N1V1 प्लस N2V2, 2 ही है यहाँ पर, और भी होंगे तो ऐड हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय अगेन नीचे मैं क्या लिख रहा हूं, तो बेटा मैं नीचे टोटल वॉल्यूम लिख रहा हूं। देखो इसको फिर ध्यान रखना, नीचे हमेशा टोटल वॉल्यूम ही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। तो ये हमारा मिक्सचर ऑफ 2 और मोर बेस हो गया। ये उससे रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स होगी तो वो हम अभी एक देख लेंगे, है ना। एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं जिसमें मैं आपको यहाँ पर ही शेयर कर देता हूँ कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एसिड अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो रिजल्टेंट H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कैसे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ और फिर एसिड और बेस का भी हम एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो करें स्टार्ट। लेट्स से ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। तो क्वेश्चन हम लेते हैं एक और छोटा सा, हाँ ठीक है। तो अब ये मिक्सचर ऑफ क्या हो गया, 2 और मोर बेस हो गया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हम लेते हैं मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। अब मिक्सचर ऑफ एसिड और बेस है। अब देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि हमें H प्लस आयन मिल गया। अब जब pH पूछा जाती है तो pH हम कैसे निकालते हैं, तो pH हम निकालते हैं माइनस log बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन से। आपको pH मिल गया तो आप इससे यहाँ H प्लस मिल गया, इससे आप pH निकाल सकते हो। सिमिलरली यहाँ OH माइनस मिल गया तो आप POH निकाल लो, कैसे, माइनस log बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस से, और इसको क्या कर दो 14 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको pH मिल जाएगा। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जनरली अगर क्वेश्चन pH पूछ रहा है तो आप यहाँ से इस तरह से कैलकुलेट करके pH निकाल सकते हो। अब देखो मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, अगर मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस दे दिया जाए तो क्या करना है, तो आप क्या करो, बाय डिफॉल्ट इधर एसिड लिख लो, इधर बेस लिख लो।
ये मैंने बहुत अच्छे से क्लास में नी वेयर बेच में बहुत अच्छे से समझाए हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि एसिड अगर हमें दे दिया जाए तो हम एसिड की नॉर्मेलिटी किसी तरह से फाइंड आउट कर लेनी है। लेट से N1 है, उसका वॉल्यूम हम V1 मान लेते हैं। बेस तो उसकी नॉर्मेलिटी N2, वॉल्यूम V2 मान लेते हैं। अब हमें करना क्या है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, एसिड एसिड तो ऐड हो जाते हैं, बेस बेस भी आपस में ऐड हो जाते हैं, एसिड बेस रिएक्ट करते हैं। तो एसिड का पहले N1V1 जिसे हम इक्विवेलेंट्स बोलते हैं निकालना है, माइनस बेस का इक्विवेलेंट्स N2V2, अगेन डिवाइडेड बाय क्या कर लेना है, टोटल वॉल्यूम कर लेना है। इतना कर दो। बाय डिफॉल्ट पहले क्या लिख दो, एसिड ले लो, और बाय डिफॉल्ट बाद में क्या ले लो, बेस ले लो। अगर ये वैल्यू बच्चा पॉजिटिव आती है ना, दोबारा सुनना, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो अगर ये पॉजिटिव आ रही है मतलब ये क्या हो गया, एसिड ज़्यादा है, एसिड ज़्यादा है तो ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, H+। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव वैल्यू का मोड लेना बस। वैल्यू नेगेटिव है मतलब ये क्या बता रहा है कि ये बेस की कॉन्सेंट्रेशन, बेस की कॉन्सेंट्रेशन मतलब OH- है, ठीक है। तो बेस की कॉन्सेंट्रेशन अगर OH- है, बट ये ध्यान रख लेना कि नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव है तो हमें मोड लेना है। अब डिपेंडिंग हमें H+ या OH- की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी, तो यहाँ से हम डिपेंडिंग है, हमसे pH पूछा है या pOH पूछा है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो क्यों ना हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये NaOH है, और ये हमारे पास HCl है, ये हमारे पास एसिड है, और ये हमारे पास बेस है। इन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम, है ना, क्लियरली लिखा है डिफरेंट वॉल्यूम। और क्वेश्चन बोल रहा है ये 4 ऑप्शन है, pH ऑफ विच वन ऑफ देम विल बी इक्वल टू 1, यानी इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में pH हमारी 1 निकल के आएगी। तो बहुत सिंपल, कोई भी एक ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से हमने लिया फर्स्ट वाला, तो हम क्या करेंगे, इधर एसिड लेंगे, इधर बेस लेंगे, ठीक है। एसिड माइनस बेस अपॉन V टोटल करना है। एसिड एसिड की हमें देखो, इसका भी n फैक्टर 1 होता है, इसका भी n फैक्टर 1 होता है, तो मोलरिटी इक्वल टू ही नॉर्मेलिटी हो जाएगी। तो एसिड एसिड के लिए कहाँ गया, ये रहा 1/10 दिया हुआ है इसकी नॉर्मेलिटी, इंटू वॉल्यूम है 60, माइनस बेस है 1/10 नॉर्मेलिटी, इंटू वॉल्यूम है 40, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम हो गया 100। अगर आप ऊपर वॉल्यूम, बच्चों एक और चीज़, अब आपका डाउट आता है कि सर आपने तो ml में ही रख दिया। अरे बच्चा, ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है, आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम हमेशा दोनों में जगह सेम यूनिट में रखो। अगर आप इससे कंफ्यूज होते हो कि सर हम वॉल्यूम मिलीलीटर में रख के कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप वॉल्यूम को लीटर में लो, और हर जगह आपको वॉल्यूम लीटर में ही रखना है फाइनली, ये याद रखो। तो ये हो गया 6 - 4, तो 2/100, ठीक है, 2/100। तो अब देखो ये 2/100 पॉजिटिव है, मतलब ये किसकी वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, ठीक है। ये हमारे पास किसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन। मुझे pH यहाँ से निकालनी है, तो मैं लिखूंगा -log-10 2 इंटू 100 मतलब 10⁻²। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई ये 2 - log-2 होगा, log-2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा विद माइनस साइन, है ना, यही हो गया ना, ये -2 बाहर गया, तो इसको हम सीधा 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 लिख देते हैं 2 - log-2, 2 - log-2। तो इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 1.7। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा क्या है, ये तो हमें pH 1 नहीं दे रहा है। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे ही बाकी ऑप्शन भी चेक करने हैं, और जहां पर हमारे पास क्या आ जाए, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1 आ जाए, इसका मतलब हमारा जो pH होगा वो 1 आएगा। अब मैंने ये कैसे बोला, ये आप लोगों को सोचने वाली बात लग रही है, तो क्यों ना अपन इसको डिस्कस कर लें। तो देखो इस वाले को लेते हैं बी को, ये तो हमने ए ऑप्शन लिया। अब जरा बी ऑप्शन लेते हैं, तो बी ऑप्शन में भी सेम चीज लगाते हैं। तो बी ऑप्शन में लगाया तो हमारे पास वॉल्यूम 55, मोलरिटी 1/10, तो 1/10 इंटू 55 एसिड की है, माइनस 1/10 इंटू 45 बेस की है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 100 हो गया। 5.5 - 4.5, तो ये तो 1/100। तो ये क्या आ गया, ये 10⁻⁻2 आ गया। तो यहाँ से जो pH आएगी वो तो 2 आएगी। सेम कैलकुलेशन, भाई ये हमारे पास पॉजिटिव है तो ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ। तो इस तरह से आप क्या करोगे, एक एक ऑप्शन को सॉल्व करोगे, और जब देखोगे तो हमारा जो सी ऑप्शन है
75 बाय, देखो हमें दिया हुआ है 1/5 इंटू 75 माइनस 1/5 इंटू 25 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 100 हो गया। यहाँ तक क्लियर? तो ये क्या हो गया, ये 15 और ये क्या हो गया 5, तो 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया 1/10, यानी 10 की पावर -1 H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ से जब आप pH निकालोगे तो वो 1 आ जाएगी। तो ये एक सिंपल सा तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने का। तो जब भी एसिड और बेस दे दिया जाए हमें इस तरह से क्या करनी होती है, प्रॉब्लम्स को सोल्व करनी होती है। और आपने देखा होगा कि NSEJS के PYQ जब आप उठाओगे आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ एसिड, मिक्सचर ऑफ बेस, मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। बढ़ जाते हैं आगे, इसको उठा के ऊपर ही रख लेते हैं, कहाँ पर, आपकी थ्योरी के बाद। तो ये कंटिन्यूएशन में हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, उससे रिलेटेड हमारे क्या हो गए, बेसिक फॉर्मूले हो गए, बेसिक कैलकुलेशन हो गई एक। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली देखने को मिलती है हमारे ISO के स्टेज 1 प्रोग्राम में। ठीक है, और pH पूछ लेते हैं। अब इसमें एक और कैटेगरी है एसिड बेस सॉल्ट में। तो पहले एसिड बेस की बात करते हैं, तो हमने स्ट्रॉन्ग देख लिया, तो एक बार वीक और देख लेते हैं, है ना। जब वीक की बात करेंगे तो वीक एसिड और बेस अगर हमें दे दिया जाए तो pH कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास CH3COOH दे दिया गया है। CH3COOH हमारे जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना, ऑर्गेनिक, वो सारे के सारे हमारे वीक कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो। अब क्योंकि क्रक्स है तो अपन ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, मैं शॉर्ट में आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ कि जब भी मोनोबेसिक, मोनोबेसिक का मतलब जो H प्लस आयन एक दे, एक H प्लस आयन दे, उनकी अगर हमें pH निकालनी है और वो वीक हो तो आप सीधा यूज़ कर लो हाफ pK माइनस log C। ठीक है, ये आप सीधा यूज़ कर लो। तो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर होता है, C अल्फा को H प्लस लिख दो एंड सो ऑन करके आप जब निकालोगे तो आपको यहाँ से pH की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही अगर हमारे पास क्या है, वीक बेस है, और वीक बेस के लिए आपको क्या करना है, वीक बेस का एग्जाम्पल, तो ये लो एग्जाम्पल है हमारे पास NH4OH। तो इसके लिए अब क्या निकलेगा, POH निकलेगा, वो भी सेम वे में हाफ pK माइनस log C। अब K की जगह यहाँ पर Kb आ जाएगा, Kb मतलब जो बेस के लिए हमें दिया हुआ हो। तो ये फॉर्मूले जब आप डायरेक्टली यूज़ करोगे बच्चों तो आपको pKa और pKv की वैल्यू वो क्वेश्चन में देता है, उस वैल्यू को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस की pH कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल बस मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 मोलर CH3COOH। ठीक है, इफ K इक्वल टू, लेट से हम ले लेते हैं 1.8 इंटू 10⁻⁵ ये हमें K की वैल्यू देती है, किसका K, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड हमें दे दिया है, और यहाँ से हमसे pH पूछ रहा है। अब वैसे तो मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं तो इसका डेरिवेशन ही सिखाता हूँ आपको, है ना, और डिटेल में ही पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी टाइम कम है तो हमें क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है कि क्रक्स है तो हमें वो चीज़ें ध्यान में दे रखनी है जिससे कि क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, है ना, सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो pH इक्वल टू हाफ ऑफ pKa माइनस log C। तो कंसंट्रेशन हमारे पास 0 पॉइंट, ये तो हमारे पास कंसंट्रेशन हो गई, ये K हो गया। तो pK कैसे निकालें, तो pK हो जाएगा माइनस log K। ये वैल्यू आप याद रखना बेटा, एसिटिक एसिड का K बहुत सी बार क्वेश्चन में नहीं होता है, वैसे तो आपके उसमें देगा NSEJS के पेपर में, अगर उसको यूज़ करना है तो, अगर नहीं होता है, नहीं दिया है तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ये एसिटिक एसिड का K होता है। तो इसको आप यहाँ यूज़ कर लो, तो ये हो जाएगा log बेस 10 1.8 इंटू 10⁻⁵। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 5 माइनस log 1.8, log 1.8 की वैल्यू ऑलमोस्ट 0.26 के आसपास होती है, तो ये 4.74 हो गया। यूज़ करते हैं तो pH की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हाफ 4.74 माइनस log C हमारे पास 10⁻⁻1 है, यानी 5.74/2। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास हो गया 2.8
7 के आसपास। तो ये हमारे पास पीएच निकल के आती है जब हमारे पास 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन दिया हुआ होता है और आपको पता है एसिड है तो एसिड की पीएच हमारी क्या होगी, 7 से कम ही निकल के आने वाली है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वीक एसिड और वीक बेस की पीएच कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये तो हमारा हो गया वीक एसिड वीक बेस के बारे में। अब थोड़ा सा हम है ना सॉल्ट के बारे में समझते हैं, जल्दी से देख लेते हैं सॉल्ट। तो सॉल्ट होता क्या है, तो हमारे जो सॉल्ट होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला सॉल्ट। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया HCl, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH। इनकी जब आप रिएक्शन कराओगे तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, NaCl। तो ये जो NaCl है ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला सॉल्ट है। ठीक है, सेकेंड हो गया, इसको ऐसे लिख रहे हैं सॉल्ट ऑफ, ठीक है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। फिर सेकेंड आ गया सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो अब आप बोलोगे सर इसका एग्जांपल, ये लो इसका एग्जांपल। तो इसका एग्जांपल आ जाएगा हमारे पास वीक एसिड एंड वीक बेस, तो ये हो जाएगा CH3 COONH4। अब आप बोलोगे कैसे, वीक एसिड में ले लेता हूँ CH3 COOH और वीक बेस में ले लेता हूँ क्या, NH4OH। तो इन दोनों की जब आप रिएक्शन कराओगे तो उससे जो सॉल्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, CH3 COONH4। यहाँ तक क्लियर? थर्ड थर्ड मेरे पास क्या है, सॉल्ट ऑफ। अब सॉल्ट ऑफ क्या आ जाएगा, वीक एसिड ले लो एंड स्ट्रॉन्ग बेस ले लो। तो वीक एसिड मेरे पास CH3 COOH है एंड स्ट्रॉन्ग बेस मेरे पास ले लो NaOH। तो इसका जो सॉल्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, CH3 COONA। यानी हमारे पास अभी हमने 3 देख लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला सॉल्ट NaCl हो गया, वीक एसिड वीक बेस से बनने वाला सॉल्ट CH3 COONH4 हो गया। ये है सॉल्ट, ठीक है, दिस इज सॉल्ट, ये है सॉल्ट। ये क्या है, ये वीक बेस है और ये क्या है, वीक एसिड है। और लास्ट जो फोर्थ है वो है हमारे पास सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब आप बोलोगे सर इसका एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लो, वीक बेस NH4OH ले लो, तो इनसे बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, NH4Cl। तो जो ये NH4Cl है ना बच्चों, तो ये NH4Cl हमारा क्या हो गया, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ये हमारे 4 तरह के सॉल्ट होते हैं। अब ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत ये आती है कि सर हमें तो पता ही नहीं पड़ता कि हम इनमें से कौन से टाइप का सॉल्ट इसको लें, क्यों, क्योंकि देख के हमें समझ में नहीं आता है। तो अब कैसे करना है, अगर आपको देख के नहीं समझ में आ रहा है ना बच्चों कि वो इन चारों में से कौन से टाइप का सॉल्ट है, तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। तरीका क्या है कि आप सॉल्ट को रिएक्ट कराओ वाटर के साथ और कॉरस्पॉन्डिंग एसिड एंड बेस बना दो। और जब एसिड और बेस बनेगा तो आपको वो एसिड और बेस तो पता है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करके बना सकते हो कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सॉल्ट ले लिया मैंने NaCl, इसको मैंने रिएक्ट कराया वाटर से, तो क्या बनेगा, NaOH प्लस HCl। यही है ना? अब आप बोलोगे कैसे, तो देखो NaCl को ब्रेक करो Na प्लस एंड Cl माइनस में, वाटर को ब्रेक करो H प्लस एंड OH माइनस में। तो Na प्लस के साथ नेगेटिव पार्ट जाएगा तो NaOH बनाएगा और Cl माइनस के साथ पॉजिटिव पार्ट जाएगा तो HCl बनाएगा। तो ऐसा करने से आपको क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग बेस और एसिड मिल गए। अब आपको पता है कि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसको देख के आप बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो जो सॉल्ट है वो कौन से टाइप का सॉल्ट है। पहली चीज तो हमें सॉल्ट आइडेंटिफाई हो गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ किस सॉल्ट की पीएच क्या होगी, है ना, ये पूछा जाता है। आप कैसे बताएं, तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर समझते हैं। तो देखो जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है ना, इसकी पीएच तो 7 आती है क्योंकि ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ठीक है, मतलब ना ये इसमें कोई डोमिनेटिंग नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों ही बराबर है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, है ना, कि आप इन चारों सॉल्ट को पीएच की ऑर्डर में अरेंज करो। जैसे कि ये 4 दे दिए कि अरेंज ऑल दीज इन द ऑर्डर ऑफ पीएच। अब कैसे करें, है ना, तो हमें ये तो समझ में आता है कि वो pH 7 के आसपास होगी। इसमें डोमिनेटिंग आयन कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी एसिडिक
पार्ट डोमिनेट कर रहा है तो इसकी जो पीएच होगी वो 7 से कम आ जाएगी, और इसकी जो पीएच है इसमें डोमिनेटिंग कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग है ना, तो इसकी पीएच क्या आ जाएगी, 7 से ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी पीएच 7 से कम है, कौन सी पीएच 7 से ज़्यादा है, और न्यूट्रल वाले इस सॉल्ट की पीएच 7 होगी। इसके लिए हमें इनका के और के भी पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम कमेंट कर पाएंगे कि ये किस तरह का पीएच रेंज में लाई करेगा। पॉइंट क्लियर है? तो इसके बेसिस पे अब हमें पता पड़ गया तो सबसे ज़्यादा पीएच किसकी है, सबसे ज़्यादा इसकी है, उसके बाद इसकी है, और सबसे कम इसकी है। इन तीनों को हम इजीली अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें के और के भी की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पीएच के बेसिस पे यहाँ पर अरेंज कर सकते हो। दोबारा बता रहा हूँ कैसे क्या, इन तीनों की हम बात कर रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है उसकी पीएच आपको याद रखनी है 7 होती है, न्यूट्रल होता है। इसमें ना स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट डोमिनेट कर रहा है, ना स्ट्रॉन्ग बेस वाला पार्ट डोमिनेट कर रहा है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब जब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आएगा तो इसमें डोमिनेटिंग कौन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी मीडियम बेसिक हो जाएगा, तो पीएच इसकी 7 से ज़्यादा हो जाएगी। जब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो इसमें डोमिनेटिंग कौन हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ पे पीएच क्या हो जाएगी, 7 से कम हो जाएगी। तो अब इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो बढ़ते आगे। तो ये भी आपको क्लियर है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन से टाइप का सॉल्ट है ना। अब इसमें बहुत सारे वेराइटी के क्वेश्चन भी बनते हैं, टाइम की कमी है, नहीं तो हम बहुत सारे वेराइटी के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, इसको हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी बहुत क्लियर, आप लोग ध्यान लो। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन को आप बोल दो कि इसमें क्या रहते हैं, मोल कांस्टेंट रहते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, N1V1 इक्वल टू N2V2। ये आप टाइट्रेशन में भी यूज करते हो, या ज़्यादा अच्छा है M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक है, डाइल्यूशन में इफ सॉल्यूट इज सेम, इफ सॉल्यूट क्या है, इज सेम, तो हम क्या यूज करेंगे, हम डाइल्यूशन में ये लॉजिक यूज कर सकते हैं कि मोल रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ से हम जो भी नई मोलरिटी है, यानी M इनिशियल मोलरिटी, V इनिशियल वॉल्यूम, M फाइनल मोलरिटी, V फाइनल टोटल वॉल्यूम, तो यहाँ से हम जो भी अननोन हमसे पूछा जाएगा वो हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा एसिड बेस्ड सॉल्ट के लिए एक आइडिया हो गया। अब थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में भी जान लेते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले एक टॉपिक आता है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये आप सभी को लिखना आता है, बट मैं शॉर्ट में एक बार जरूर बता दूंगा जिन बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं है। मान लो कोई रिएक्शन है H2 + Cl2, ये सब हमारी गैसियस स्टेट में है, हमारा इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहा है, HCl हमारा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन लिखना होता है जिसे हम बोलते हैं के इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं कि ऊपर आएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है, HCl, तो यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ LCl, एक्टिव मास आप लोगों के लिए नया वर्ड है, तो आप कंसंट्रेशन ऑफ HCl पावर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। ठीक है, ये H2 की पावर क्या हो जाएगी 1, ये Cl2 की पावर क्या हो जाएगी 1। यहाँ तक क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया, के इक्विलिब्रियम हो गया, HCl की पावर 2, H2 की पावर 1, Cl2 की पावर 1। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हो, यानी आपको दिया हुआ है H2 + Cl2 गिव्स ट्वाइस HCl, यही दिया है, ये एक रिएक्शन है, और दूसरी रिएक्शन दे दी ट्वाइस HCl गिव्स H2 + Cl2, ये हमारी दूसरी रिएक्शन दे दी है। तो दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन आएगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ये K1 है और ये K2 है, तो बहुत क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि K1 को आप कैसे लिखोगे, HCl का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2, ठीक है, एंड Cl2। K2 को कैसे लिखोगे, तो ये हो जाएगा H2 की पावर 1, Cl2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, HCl का स्क्वायर। तो क्लियरली, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि K1 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, K2 देखो इन्वर्स कर दो, यानी जब हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं ना तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है, 1/, में चला जाता है। रिएक्शन को रिवर्स करने पर
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिएक्शन को रिवर्स करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है। ऐसे ही जब आप रिएक्शंस को ऐड करोगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लेट्स से सेकंड रिएक्शन दी, एक दिया है ए गिव्स बी और एक हमें दी हुई है रिएक्शन सी गिव्स डी। उसने बोल दिया कि ये दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। हम इसको ले लेते हैं बी गिव सी समझने के लिए। तो ये हमारी जो रिएक्शन है ना बच्चों, वो बोल रहा है कि जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी क्या होगी। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी, वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ए गिव्स सी, ये हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है, बताओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया। आपको दो रिएक्शन दे दी है, फर्स्ट रिएक्शन है हमारा ए गिव्स बी, सेकंड रिएक्शन है बी गिव्स सी, और हमसे बोल रहा है कि ए गिव्स सी जो है इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 क्या होगा। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे K1 कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर 1 अपॉन ए पावर 1। फिर आप क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर 1, ये K2 हो जाएगा। K3 कैसे लाना है, तो K3 आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ C पावर 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 1। तो देखो इन दोनों को क्या करूं कि ये आए, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं K1 इंटू K2 करता हूं, करें तो कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B। तो इससे हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, जो कि हमारा K3 है। यानी K3 क्या आया, ये आया K1 इंटू K2। आया कि नहीं आया, आया। यानी क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब आप रिएक्शंस को ऐड करते हो, इन दोनों को ऐड करो, देखो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रिएक्शन आएगी। तो जब रिएक्शंस को ऐड करते हो तो उनका K मल्टीप्लाई हो जाता है। रिएक्शंस को ऐड करते हो तो उनका K क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कंक्लूजन आपको समझ में आना चाहिए। पॉइंट क्लियर है। तो यह, तो ऐसे ही जब रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब हम रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका की क्या होगा, डिवाइड होगा। यानी तीन कंक्लूजन यहां से आपको समझ में आया है। पहला कंक्लूजन है रिएक्शन को रिवर्स करने पर, रिएक्शन को रिवर्स करने पर के इनवर्स हो जाता है। दूसरा कंक्लूजन है रिएक्शंस को ऐड करने पर के मल्टीप्लाई हो जाता है। तीसरा कंक्लूजन, रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करने पर के डिवाइड हो जाता है। क्लियर है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आपको क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। ठीक है बच्चों। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि हमें यहाँ पर देख लेना है ना, जिसमें हम थोड़ा सा एक और नया कंसेप्ट सीख लेंगे, केपी के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखना। ये रहा हमारे पास ये क्वेश्चन, एक बार जल्दी से रीड कर लो। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एक रिएक्शन दी हुई है N2O4 गिव्स ट्वाइस NO2। इस रिएक्शन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दिया हुआ है। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मोल डिसोसिएटेड, या आपने मोल में भी पढ़ा है, अपॉन इनिशियल मोल टेकन। ठीक है, यही है, ये हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। अल्फा ऑफ N2O4 विद इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, Kp, वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करें, हमें कुछ दिया हुआ ही नहीं है, ना मोल दिया है इनिशियली, ना हमें पार्शियल प्रेशर दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले रिएक्शन लिखेंगे, क्या, N2O4 गिव्स ट्वाइस NO2। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में T इक्वल टू 0 पे हम मान लेंगे इसका इनिशियल मोल कितना है 1 और इसका इनिशियल मोल कितना है 0। T इक्वल टू T पे ध्यान रखना बच्चों, 1 में से हमेशा अल्फा जाता है। आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा है, तभी आपको ये क्लियर होगा कि 1 में से हमेशा अल्फा डिसोसिएट होता है। अब इसके 1 से इसका 2 बनता है तो इसका 2 अल्फा मोल फॉर्म होगा। आ गया, ये इनके मोल है। तो टोटल मोल क्या हो जाएंगे, टोटल मोल इन सब का एडिशन 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, यानी 1 प्लस अल्फा आ गया। अब केपी का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, तो केपी का एक्सप्रेशन आप लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, प्रोडक्ट में है पावर 2 क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 पावर 1 क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, और
अब पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? तो बच्चों याद रखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये आप लोगों ने गैसियस स्टेट में पढ़ा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा। तो यूज़ करें इसमें। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उसके मोल कितने हैं N2O4 के? 1 माइनस एल्फा अपॉन टोटल मोल 2 एल्फा। कितना? ये रहा टोटल मोल कितना है यहाँ पे? तो टोटल मोल 1 प्लस एल्फा है। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 क्या हो जाएगा? उसके मोल 2 एल्फा अपॉन टोटल मोल 1 प्लस एल्फा। और टोटल प्रेशर हमें P दिया हुआ है, नहीं दिया? अब आप बोलोगे सर नहीं दिया, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है ना बच्चों, इससे समझ में आ रहा है कि जो P है ना ये हमारा टोटल प्रेशर होगा। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? Kp में एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट कर सकते हो। कैसे पुट करोगे? तो देखो Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 जो कि होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 2 एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा इंटू टोटल प्रेशर P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 का है तो ये हो जाएगा 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा इंटू P की पावर 1, यही होगा। तो ये हमारा Kp आ गया। तो यहाँ से Kp की वैल्यू क्या आ गई? 4 एल्फा स्क्वायर P स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब देखो एक 1 प्लस एल्फा से एक 1 प्लस एल्फा काट दूं तो एक 1 प्लस एल्फा बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। 1 माइनस एल्फा एक बच जाएगा, एक P यहाँ पर है तो इस P से ये स्क्वायर उड़ा दो। तो Kp हमारे पास आ गया 4 एल्फा स्क्वायर P डिवाइडेड बाय 1 माइनस एल्फा का होल स्क्वायर a प्लस वी इंटू ए माइनस वी से मैंने क्या कर दिया? यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया। अब तो क्या है? सोल्व करना है आगे और कैलकुलेशन करनी है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या कर लो, अजम्पशन मान लो। क्या अजम्पशन मान लो? एल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, यही है। तो अगर ये अजम्पशन मानोगे तो ऐसा देखो कोई अजम्पशन वाला केस नहीं दिख रहा है, तो आप तो सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो कि Kp माइनस Kp अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर P। हमें निकालना क्या? हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा वाली टर्म को उधर ले जाओ। तो यहाँ से देखो क्या आ गया? Kp इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर P प्लस Kp अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ बच जाएगा 4P प्लस Kp विच इज इक्वल टू Kp। तो यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया अल्फा स्क्वायर इक्वल टू Kp डिवाइडेड बाय 4P प्लस Kp। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ये होल पावर 1/2 हो जाएगी। तो 4P प्लस Kp, 4P प्लस Kp। अब देखो ऑप्शन को और है ना तूफानी वे में करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा अच्छा सा कुछ कर दिया कि सबको है ना P से डिवाइड कर दिया। जब P से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा Kp बाय P अपॉन 4 प्लस Kp बाय P। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है Kp बाय P अपॉन 4 प्लस Kp बाय P की होल पावर 1/2। तो ये सी आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है। हमें निकालना क्या है? हमें अल्फा निकालना है। ये क्लियर हुआ सभी को? तो इस तरह से हम क्या करते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के क्वेश्चन करते हैं। ये Kp के टर्म में है, ऐसे ही आप Kc भी निकाल सकते हो, ऐसे ही आप Kp भी निकाल सकते हो। फिर एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। ये हमारे से पूछा जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, Kp इक्वल टू Kc RT होल पावर क्या होता है? डेल्टा Ng होता है। वह डेल्टा Ng इज व्हाट? तो डेल्टा Ng होता है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा कौन सी स्टेट के लेने हैं? गैसियस स्टेट के लेने हैं, माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के मोल भी कौन सी स्टेट के लेने हैं बच्चों? तो गैसियस स्टेट के लेने हैं। तो ये हमारा Kp और Kc के बीच में रिलेशन आता है, जिससे आप Kc और Kp में क्या कर सकते हो? कन्वर्जन कर सकते हो। तो ऐसे तो बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं चैप्टर में। अभी तो देखा जाए तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, ठीक है, सॉलिबिलिटी है, Ksp निकालना है, बफर है, ये आयनिक के कुछ पार्ट हैं, उसके अलावा ली शातले प्रिंसिपल है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये कुछ वो चीज़ें हैं जिन पे कि आपको फोकस होना ही चाहिए, जिनके बारे में कि आपको पता ही होना चाहिए। ये तो आपसे 101% अगर चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो इसके आजू बाजू तो जरूर आएगा। पीएच कैलकुलेशन आनी चाहिए, Kp कैसे लिखते हैं, Kc कैसे लिखते हैं, ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं
जो कि आपको पता होना जरूरी है कि वाटर का डिसोसिएशन एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है बच्चों, तो एसिड बेस सॉल्ट में अभी हम इतना ही रखते हैं। सॉल्ट के मैंने आपको टाइप बता दिए, उसमें पीएच कंपैरिजन करना सिखा दिया। नॉर्मली आप वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना तो आप आसानी से कर पाओगे। ऐसे तो चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर हम पढ़ने को जाएं तो एक क्या बहुत सारी क्लासेस हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी और उसी में जाके चैप्टर खत्म होगा। तो इस क्रक्स को, इस टॉपिक के क्रक्स को हम इतना ही रखते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद नया टॉपिक, नया चैप्टर। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर का शॉर्ट में रिवीजन चाहिए, ठीक है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बता सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।